तो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है? सभी लोग बढ़िया हैं। चलो साथियों, इस वीडियो में हम जितने भी केमिकल रिएक्शन आपके आरआरबी ग्रुप डी में हर शिफ्ट में लगभग एक ना एक पूछा जा रहा है, तो इस वीडियो में हम आपको 8-10 रिएक्शंस को बढ़िया तरीके से बता देते हैं और आप 10-5 मिनट इस क्लास को दे दीजिएगा, इस वीडियो को दे दीजिएगा, तो शर्तिया आपके रिएक्शन वाले सवाल सही हो जाएंगे। और आपको पता है हर शिफ्ट में कोई ना कोई रिएक्शंस वाले सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका उदासीनीकरण अपक्रिया हो, चाहे अक्सीकरण हो, चाहे रिडक्शन हो, और चाहे आपका एक विस्थापन द्विविस्थापन अपक्रिया हो। तो सारी चीजों को यहाँ पर हम लोग समझते हैं बढ़िया तरीके से, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको ये चीजें याद रहे। तो एक बार अगर आप लोग रेडी हो तो लाइक वाला बटन दबाने के साथ दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। और आइए शुरू। तो सबसे पहले हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने खूब पढ़ा होगा, जब अम्ल और क्षार अपक्रिया करता है तो लवण बनाता है और पानी बना देता है ना, यही तो पढ़ा है। तो अम्ल तथा क्षार के बीच होने वाली अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं, मतलब उदासीन कर देते हैं। अम्ल और जब क्षार जो होगा, मतलब अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को जब मिलाते हैं तो याद रखना लवण बनता है और क्या बनता है? पानी बनता है। इस चीज को थोड़ा सा आपको याद रखना है साथियों। तो ये चीज आपको समझना है, फिर से समझ लीजिएगा कि अम्ल और क्षार जब अपक्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण करेंगे। लवण मतलब होता है सॉल्ट का निर्माण करते हैं। सॉल्ट उदासीन होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। सॉल्ट क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, साथ साथ में क्या बनाता है? पानी बनाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों वो क्षार है। तो अम्ल और क्षार जब अपक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड मतलब नमक बनाते हैं और H2O मतलब जल बना देते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना और आसानी से सारी चीजों को ध्यान से देखना है। अब यहां पर याद रखना, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एसिड और बेस के रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनता है, तो हम बताएंगे सर सॉल्ट बनता है। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हम कहेंगे वाटर बनता है। यही चीज यहां लिखी, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो अम्लीय गुण तथा क्षारीय गुण एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते हैं। लवण और क्षार का निर्माण होता है, इस लवण और जल का निर्माण होता है, और इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब इसके अलावा एक ये भी बहुत पूछा जाता है कि जब कोई धातु है अगर अम्ल के साथ अपक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी, क्या बनेगा, इसको जरा समझने की कोशिश करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि जरा ध्यान से समझने की कोशिश ये करना है, वो कह रहे हैं कि सर कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड है, अगर उसको मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, क्या करते हैं? मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है लवण, साथ साथ में क्या बनता है दोस्तों? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। सीधा पूछता है कि धातु को अगर अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाएगी तो जरा बताइएगा कौन सी गैस निकलती है, तो हम बताएंगे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो गैस निकलती है वो बुलबुले के साथ निकलती, किसके साथ निकलती? बुलबुले के साथ। पप की आवाज आती है ना। चलो भैया, ओके। तो यहां लिखा, जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, जैसे जिंक धातु का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराया गया, ये जिंक एक धातु है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है। जब इसको अपक्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है जो कि एक सॉल्ट है या लवण है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, पूछा जाता है। अब इसी से मिलता जुलता सवाल एक और पूछा जाता है कि अगर मेटल कार्बोनेट मतलब धातु कार्बोनेट और अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सुनिएगा, जब धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल भी बनते हैं। ये चीज आपको याद रखना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों सुनिएगा कि अगर धातु कार्बोनेट है उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्स के फॉर्म में निकलती है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो भैया क्या निकलेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और पानी बनता है। लेकिन यहां पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जब कोई धातु कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो बता दीजिएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। वहां था जो इससे पहले वाले रिएक्शन में कि एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या निकलेगा, तब उस समय हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलो भाई साहब, अब एक और पूछा जाता है कि जब धातु बाइकार्बोनेट को, धातु बाइकार्बोनेट, अभी तक हम लोगों ने कार्बोनेट पढ़ा था, अब बाइकार्बोनेट आ गया है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निकलता है, क्या बनता है। तो जब धातु बाइकार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। मतलब कि यही चीज आपको याद रखना है, यहां पर भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देखने को मिलता है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, HCl के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो नमक बनता है, मतलब NaCl बनता है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब साथियों इसके बाद वाला जो रिएक्शन है वो संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया मतलब होता है जुड़ना, वियोजन अपक्रिया या विघटन अपक्रिया मतलब होता है टूटना। तो संयोजन अपक्रिया को हम बहुत आसान तरीके से बता देते हैं, जब अभिकारक 2 हो उत्पाद 1 हो। जैसे 1 और 1 को जोड़कर 2 बना दिया जाए, है ना, या A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो जब रिएक्टेंट 2 हो प्रोडक्ट 1 हो तो उससे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं तो इस प्रकार क्या कहलाता है, संयोजन अपक्रिया। जैसे A प्लस बी गिव्स आउट AB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहां आप देख सकते हो। अब इसके उदाहरण देख लो, जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट। कार्बन और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ अब क्रिया करता है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा चूना होता है पानी के साथ अब क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मतलब बुझा हुआ चूना। तो 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट। तो जब 2 रिएक्टेंट हो 1 प्रोडक्ट हो तो उसे संयोजन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अब आते हैं अपघटन अपक्रिया। अपघटन मतलब तोड़ना, है ना। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट 1 हो, मतलब कि अभिकारक 1 हो, प्रोडक्ट क्या हो भैया, 2, उत्पाद 2 हो। जब किसी यौगिक के विघटन से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनते तो इस प्रकार की अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर AB जो रिएक्टेंट है वो कोई यौगिक होगा और AB, A और B क्या होगा, कोई सरल पदार्थ। तो यौगिक सरल पदार्थों में टूटता है। अब जरा उदाहरण देख लीजिएगा, यह कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम लोग संगमरमर बोलते हैं, है ना, बोलते हैं कि नहीं, चूना पत्थर भी बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग मोती भी बोलेंगे, अंडे का खोल होगा, ये सब इसी से बना होता है। अब जब ये टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है बिना बुझा चूना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखिएगा रिएक्टेंट 1 है और प्रोडक्ट क्या है, 2 है, तो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद वाला जो होगा विस्थापन अपक्रिया, हर शिफ्ट में लगभग पूछने देखने को मिलेगा। विस्थापन अपक्रिया मतलब होता है कि जो ज्यादा अपक्रियाशील है वो कम अपक्रियाशील को विस्थापित कर देगा, मतलब डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जब किसी अधिक सक्रिय तत्व द्वारा यौगिक किसी यौगिक से कम सक्रिय तत्व को हटा दिया जाता है, इस प्रकार की अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जो ज्यादा ताकतवर होगा वो जिसको कम ताकत होगा या कमजोर होगा उसको वो हटा देगा, भागो यहां से। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम ऐसे देखेंगे, ये प्लस BC है।
अब इसने क्या किया, ए ज्यादा रिएक्टिव था तो इसने बी को हटाकर सी के साथ खुद जुड़ गया है, और बी बेचारा बैठा अकेला उधर टुकुर टुकुर देख रहा है, हमारी वाली तो ले गया है ना। चलिए, तो ए ताकतवर था, बी कमजोर था, और शादी किसकी हुई थी, बी और सी की हुई थी। तो ए ताकतवर था, ए ने क्या किया, बी को हटा दिया, सी के साथ अपनी शादी कर ली, मतलब वो सी के साथ जुड़ गया दोस्तों। अब यहां ए क्या है, अधिक सक्रिय तत्व है, बी सी एक यौगिक था जिसमें कम सक्रिय वाला क्या था, बी था। ए सी नया यौगिक बना, समझ में आ रहा है, तो अधिक रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को हटा देता है, समझ में। उदाहरण के तौर पर जिंक सल्फेट, जिंक जो होगा वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो याद रखना है जिंक अधिक अपक्रियाशील है, कॉपर कम अपक्रियाशील है, भगा देगा कॉपर को, भागो यहां से, हमें जिंक सॉरी सल्फेट के साथ रहना है। तो याद रखना जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, अब जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर बेचारा चुप्पे इधर उधर देख रहा है, चुप्पे यहां पर अलग देख रहा है। ऐसे आयरन है, आयरन अधिक अपक्रियाशील है, कॉपर को सब क्या करेगा, डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना देगा, कॉपर बेचारा चुप्पे देख रहा है ना। ऐसे ही क्लोरीन है, वो क्लोरीन क्या होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड, और ब्रोमीन बेचारा चुप्पे देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज आपको याद रखना। अब इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कॉपर सल्फेट और जिंक अगर रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर, अब जिंक क्या हो जाता है, जिंक का जो घोल होता है वो कलरलेस हो जाता है, तांबा बेचारा अलग रहता है। ऐसे ही आयरन वाला अगर पूछ लिया कि फेरस सल्फेट और कॉपर फेरस, ये मतलब आयरन जो होगा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरस सल्फेट बनाएगा, तो अभी जो विलयन नीला था कॉपर सल्फेट का वो अब हरा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो याद रखना है जो यहाँ पर नीला विलयन था वो हरा हो गया, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है वो नीला थोथा कहलाता है और फेरस सल्फेट जो होता है वो हरा कशिश कहलाता है। अगला है द्विविस्थापन अपक्रिया, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। जब दो यौगिक के आयन आपस में अदला बदली, जब भी कभी कह दिया जाएगा कि आयनों का, दो आयनों का अदला बदली हो रहा होता है तो उससे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे AB प्लस CD गिव्स आउट AD एंड CD, तो याद रखना क्या हो जाएगा, AD और CB या BC हो जाएगा साथियों। अब यहां पर कुछ नहीं करना, आप देख लीजिएगा कि इसमें दो चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। चलिए उदाहरण के तौर पर जैसे बहुत पूछा जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनाता, सोडियम नाइट्रेट बनाता है। तो इसमें जो सिल्वर क्लोराइड है वो सफेद अवक्षेप है, जल में अघुलनशील है। फिर से सुन लीजिएगा, सिल्वर नाइट्रेट नमक के साथ मतलब NaCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, जिसमें सिल्वर क्लोराइड जो है वो सफेद अवक्षेप है, मतलब जल में अघुलनशील है। ऐसे क्या होगा भैया, बेरियम क्लोराइड जो होगा वो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बेरियम सल्फेट बना देगा, ये भी सफेद अवक्षेप होगा और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा दोस्तों वो क्या करेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl बनाएगा और क्या होगा भैया, पानी बना देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको, अब ये दोनों रिएक्शन जो है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, अवक्षेप अभिक्रिया जिसको कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों में अवक्षेप बनता है सफेद का और अवक्षेप जल में अघुलनशील होता है, ठीक है भैया। अब आते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में थोड़ा सा जान लो, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, पहली बात। अपचयन में क्या होता है भाई साहब, तो हम कहेंगे भैया हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन क्या होता है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है,
ठीक है। अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है भैया, बढ़ती। तो ऑक्सीजन में, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जबकि अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है भैया, घटती। अब जैसे उदाहरण हम आपको ऑक्सीकरण का बता देते हैं। यहाँ मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग हुआ, ऑक्सीकरण क्रिया। ठीक है, क्या हुआ भैया, ऑक्सीकरण क्रिया। अब यहां देखिएगा दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड जो होगा वो पानी के साथ अब क्रिया करेगा, कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, पानी बना लेगा दोस्तों। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का वियोग हुआ, क्या कहलाए भैया, अपचयन अपक्रिया कहलाए। क्या कहलाए, अपचयन अपक्रिया कहलाए। तो ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीकरण। और अपचयन उनको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उसको रिडक्शन या अपचयन कहा जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन किससे कहा जाता है, ये भी तो सवाल खूब पूछा जा रहा है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन उनको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपको देखने को मिलते हैं। चले, तो जिस अपक्रिया में एक ही समय में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करेगा दोस्तों, तो क्या करेगा, कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो पानी बना लेगा। तो ध्यान से देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ भैया, अलग हुआ, अलग हुआ, तो अपचयन हो गया। अब यहां याद रखना है, हाइड्रोजन से क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग हुआ, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों एक ही रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन हो रहा है, तो इससे दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अगर एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें पाई जाएं तो वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही रिडॉक्स रिएक्शन की जब बात करेंगे तो इसका उदाहरण आप फोटोसिंथेसिस में भी देख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पानी, ठीक है, क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस O2 बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। और जब अपचयन होगा दोस्तों तो क्या होगा, है ना, जो है आप कह सकते हो कि अपचयन होगा, वो हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें क्या होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ और ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या जाएगा भैया, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में पाए जा रहे होते तो इसीलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन। तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या है, एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसी रिएक्शन से लगभग लगभग सवाल पूछे। हाँ, ये मैं मानता हूं कि हो सकता है कि नंबर ऑफ रिएक्शंस बढ़ा दे, लेकिन टाइप से ही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कई सारे उदाहरण होते वो उठा कर देते। ठीक है दोस्तों, तो हमने कोशिश किया था कि सारे एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल रहे, लेकिन एक आध एग्जाम्पल इधर उधर का भी हो सकता है। ओवरऑल आपको इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।